चाइना के पास हर महाद्वीप पर बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट है और चाइना जहां भी जाता है वहां जीरो कोविड लॉकडाउन होता है। स्वागत है। यह एपिसोड पीसी डॉक्टर टूलबॉक्स द्वारा प्रायोजित है। सॉफ्टवेयर क्रैश, हार्डवेयर विफलताओं और आपके जीवन को दयनीय बनाने वाली गड़बड़ियों के लिए अपने पीसी की निगरानी करें। चीन की जीरो कोविड नीति लगभग एक लिफ्ट में बदबूदार बम के रूप में लोकप्रिय है। जीरो कोविड का मतलब कभी कभी मनमाने ढंग से संगरोध में मजबूर होना है, या भोजन या चिकित्सा उपचार की गारंटी के बिना लॉकडाउन में जाने के लिए मजबूर किया गया। सामूहिक कोविड परीक्षण के अंतहीन दौर, और यह निर्धारित करने के लिए कि आप समाज का हिस्सा हो सकते हैं या नहीं, कोविड ऐप्स द्वारा ट्रैक किया जा रहा है। कोई आश्चर्य नहीं कि चीनी नागरिक चीन को इतनी तेजी से नहीं छोड़ सकते और विदेशी कर्मचारी इसके पास नहीं जाना चाहते। लेकिन कुछ विदेशी कर्मचारियों के पास कोई विकल्प नहीं है, और मेरा मतलब चीन में तैनात होने से नहीं है। मेरा मतलब है कि उन्हें अपने ही देशों में चीन की जीरो कोविड नीति का पालन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। एबीसी ऑस्ट्रेलिया ने पाया कि चीनी राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम संचालित हो रहे हैं। बेल्ट एंड रोड पहल बुनियादी ढांचा परियोजनाएं एशियाई और अफ्रीकी देशों में बीजिंग के कठोर कोविड-19 प्रतिबंधों को लागू कर रही हैं, यानी हजारों श्रमिकों को लगभग स्थायी लॉकडाउन में डाल देना। जैसे कराची, पाकिस्तान में इस कोयला बिजली संयंत्र में पाकिस्तानी कामगारों का कहना है कि मार्च 2020 के बाद से उन्हें बिना अनुमति के अपने कार्यस्थल से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी गई है। यदि वे करते हैं तो वे कहते हैं कि उन्हें निकाल दिए जाने का डर है। प्लांट के मालिक पॉवचाइना का दावा है कि श्रमिकों को हर समय नियमित छुट्टियों के लिए संयंत्र में प्रवेश करने या छोड़ने की अनुमति दी गई थी। लेकिन एबीसी ने कहा कि कुछ कर्मचारियों के छुट्टी के आवेदन पत्र में कहा गया है कि वे 6 महीने से संयंत्र के अंदर बंद थे, और यह सब गुलाब नहीं था जब उन्हें जाने की अनुमति मिली। मजदूरों का कहना है कि वापस आने के बाद उन्हें बिना वेतन के क्वारंटाइन करने को मजबूर होना पड़ा, और उस समय काफी खराब परिस्थितियों में। यह उनकी क्वारंटाइन सुविधा है। हाँ, यह वास्तव में संगरोध सुविधा के फर्श पर जानवरों का मल है, और यदि आप सोच रहे हैं कि कितने लोग इस कमरे में सोते हैं, तो उत्तर 10 है। हाँ, 10 लोग, और जो भी जानवर उनके लिए उपहार छोड़ गए। एक कार्यकर्ता ने एबीसी को बताया कि उनके 40 दिवसीय संगरोध के दौरान कभी कभी कोई बहता पानी या बिजली नहीं होती थी। ऐसा नहीं है कि यह वास्तव में संगरोध के बारे में है यदि आप 9 अन्य लोगों के साथ एक कमरे में रह रहे हैं। पॉवचाइना की स्थानीय सहायक कंपनी के एक प्रवक्ता ने दावा किया कि सकारात्मक परीक्षण करने वालों को ही 2 सप्ताह से अधिक समय तक संगरोध करना पड़ा। उन्होंने यह भी कहा कि श्रमिकों को उस समय के लिए भुगतान किया गया था और उन्हें लगातार लॉकडाउन में रहने के लिए बोनस मिला था। हाँ, बोनस 9 अन्य लोगों और जानवरों के शिकार के साथ एक कमरे में रहने के लिए नहीं था। किसी भी तरह से यह कहना मुश्किल है कि यह वास्तव में श्रमिकों के स्वास्थ्य के बारे में है, जैसा कि उनका दावा है। यदि वे वास्तव में अपने श्रमिकों के स्वास्थ्य की परवाह करते हैं, तो उनकी रसोई न्यूयॉर्क शहर के कूड़ेदान की तरह नहीं दिखेगी। गंभीरता से ऐसा लगता है कि आर्मगेडन अभी अभी हुआ है और केवल एक चीज जो जीवित है वह है तिलचट्टे। लेकिन कंपनी ने एक पाकिस्तानी नियामक के सामने स्वीकार किया कि कोविड के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन सिर्फ सबसे कम लागत विकल्प था। मुझे लगता है कि सबसे कम लागत भी एक कारण है कि एक कमरे में 10 लोग थे और कोई बहता पानी नहीं था। अब आप सोच रहे होंगे कि यह जीरो कोविड लॉकडाउन कब खत्म होने वाला है। खैर, कंपनी के पास वास्तव में इसका कोई जवाब नहीं था। श्री झाओ ने कहा कि अगले साल जनवरी के बाद प्रतिबंध हटाने के बारे में परियोजना के वरिष्ठ प्रबंधन के बीच चर्चा हुई थी, लेकिन यह अंततः चीनी सरकार का निर्णय होगा। जी हाँ, चीन सरकार पाकिस्तान में पाकिस्तानी और चीनी कामगारों के लिए नियम बना रही है। शायद यही कारण है कि कंपनी को जनता को आश्वस्त करने वाली प्रेस विज्ञप्ति जारी करने की आवश्यकता महसूस होती है कि व्यवसाय प्रबंधक फजल यहाँ काम करके खुश है, लेकिन यह बदतर हो जाता है। पाकिस्तान ने मार्च में पहले ही टीका लगाने वाले लोगों के लिए कोविड प्रतिबंध हटा लिया था। इसके बावजूद पाकिस्तानी सरकार सुरक्षा मुहैया कराकर चीन को लॉकडाउन लागू कराने में मदद कर रही है। जाहिर है, चीनी परियोजनाओं को सुरक्षा की आवश्यकता है क्योंकि वे पाकिस्तान में विवादास्पद हैं। यही कारण है कि पाकिस्तानी सेना के सदस्य कराची बिजली संयंत्र की निगरानी कर रहे हैं, यह देखकर कि वे अपने श्रमिकों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं।
मैं सोच भी नहीं सकता कि चीनी परियोजनाएं विवादास्पद क्यों हैं। नकारात्मक पक्ष भी कहेंगे। ब्रेक के बाद मैं आपको और बताऊंगा। वापसी पर स्वागत है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अब लगभग 140 देशों में है। चीन का दावा है कि वो दुनिया भर में नौकरियां लाता है और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का निर्माण करता है। लेकिन यह जीत जीत परिदृश्य नहीं है जिसे चीन बनाता है। चीन अपने बुनियादी ढांचे के साथ साथ उस तरह के दमन का निर्यात करता है जिसके लिए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी अब प्रसिद्ध है। जिम्बाब्वे के सिनोहाइड्रो के कार्यकर्ताओं से ही पूछिए। पिछले साल उन्होंने चीनी ठेकेदारों के हाथों दुर्व्यवहार का विरोध करते हुए धरना दिया। उन्होंने दावा किया कि उन्हें कम भुगतान किया जा रहा था, खराब परिस्थितियों में काम करने के लिए मजबूर किया गया था और महामारी के दौरान पर्याप्त पीपीई नहीं दिया गया था। कथित तौर पर दुर्व्यवहार में श्रमिकों को बंद करना और उनके आंदोलनों को प्रतिबंधित करना, उन्हें घटिया भोजन खिलाना, शारीरिक और मौखिक हमले शामिल थे। उन्होंने प्रबंधन पर विरोध करने वालों को बर्खास्त करने का आरोप लगाया, जो जिम्बाब्वे के श्रम कानूनों का उल्लंघन है। पाकिस्तान की तरह वहां के कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार उनके पक्ष में नहीं है। बेल्ट एंड रोड परियोजनाएं अक्सर कर्मचारियों का प्रबंधन करने वाले ठेकेदारों और उप ठेकेदारों के एक अपारदर्शी नेटवर्क को नियोजित करती है। जब कुछ गलत होता है तो कंपनी के लिए ठेकेदार को दोष देना आसान होता है। ठेकेदार फिर मुड़ता है और उप ठेकेदार को दोष देता है। सबिया में एक चीनी टायर कारखाने में ऐसा ही हुआ। पिछले साल यूरोपीय संसद ने कारखाने में वियतनामी श्रमिकों के साथ खराब व्यवहार की जांच का अनुरोध किया था। मानव तस्करी विरोधी एक कार्यकर्ता ने कहा कि उसने लिंगलोक टायर कारखाने का दौरा किया और पाया कि श्रमिक बिना गर्मी या साफ पानी के घरों में सो रहे हैं। उसने इसकी तुलना एक जेल शिविर से की। श्रमिकों ने कहा कि उन्हें नियमित रूप से भुगतान नहीं किया गया था, उनके पासपोर्ट ले लिए गए थे और कोविड जैसे लक्षण विकसित होने के बाद उन्हें चिकित्सा देखभाल नहीं मिली थी। इस बारे में पूछे जाने पर लिंगलोक ने सबियाई मीडिया से इनकार किया कि कंपनी श्रमिकों के लिए जिम्मेदार है। वियतनाम में उप ठेकेदारों और नौकरी एजेंसियों पर उनकी स्थिति को दोष दे रही है। हालांकि यह सिर्फ विदेशी श्रमिकों के साथ नहीं है जिनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। मानवाधिकार संगठन चाइना लेबर वॉच ने पूरी दुनिया में बेल्ट एंड रोड परियोजनाओं में चीनी श्रमिकों के ऐसे ही मामलों का दस्तावेजीकरण किया है। वियतनामी श्रमिकों की तरह उनके पास अक्सर उनके वेतन में देरी होती थी, उनके पास अच्छे चिकित्सा उपचार तक पहुंच नहीं होती थी और उनके पासपोर्ट रोक दिए जाते थे। चाइना लेबर वॉच को कई अन्य शिकायतें मिली जो कहती हैं कि यह चीनी कामगारों की मानव तस्करी से संबंधित है। बेल्ट एंड रोड परियोजनाओं के बारे में सबसे बड़ी शिकायतों में से एक यह है कि वे पर्याप्त स्थानीय श्रम का उपयोग नहीं करते हैं। मेजबान देशों के राजनेताओं को यह पसंद नहीं है क्योंकि तब वे स्थानीय नौकरियां पैदा करने का श्रेय नहीं ले सकते। जब चीनी परियोजनाएं स्थानीय श्रमिकों को काम पर रखती हैं, तो यह अक्सर कम कुशल पदों के लिए होता है। इसका मतलब है कि मेजबान देश में ज्ञान का हस्तांतरण भी कम होता है। यह डिजाइन द्वारा है। चीन को अपने विशाल कार्यबल को नियोजित रखने की आवश्यकता है या यह उच्च बेरोजगारी के साथ आने वाली अस्थिरता का जोखिम उठाता है। और स्थानीय लोगों के विपरीत, यदि वे विरोध करना चाहते हैं तो चीनी श्रमिकों के पास कुछ उपकरण हैं। उदाहरण के लिए, जब वे मदद के लिए चीनी दूतावास जाते हैं तो दूतावास अक्सर जवाब नहीं देता। दुर्भाग्य से मेजबान देश चीन को नाराज करने का जोखिम उठाते हैं यदि वे श्रम मुद्दों के बारे में एक बड़ी बदबू करते हैं। उनमें से कई देशों में चीन का पैसा भी बकाया है, जिससे चीन को राजनीतिक लाभ मिलता है। उदाहरण के लिए सबिया के राष्ट्रपति को लें। वियतनामी कामगारों के साथ दुर्व्यवहार के आरोप सामने आने के बाद उन्होंने कहा कि एक श्रम जांचकर्ता इसकी जांच करेगा। लेकिन ऐसा लगता है कि जांच में जो कुछ भी पाया गया उसके परिणामों से निपटना नहीं चाहता था। उन्होंने कहा, वे क्या चाहते हैं? क्या वे चाहते हैं कि हम $900 मिलियन के निवेश को नष्ट कर दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह मूर्खतापूर्ण होगा। क्या अधिक महत्वपूर्ण है, मानवाधिकार या पैसा? और यह एपिसोड पीसी डॉक्टर टूलबॉक्स द्वारा प्रायोजित है। आपके कंप्यूटर के क्रैश होने के कई कारण हैं, जैसे बगी सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर विफलता और पुराने कंप्यूटरों के साथ सामान्य मंदी। और सबसे बुरी बात यह है कि आपका कंप्यूटर हमेशा सबसे खराब समय पर क्रैश होने लगता है, जैसे कि जब आप कोई प्रेजेंटेशन देने वाले हों या जब आप सड़क पर हों और मदद के लिए कोई आईटी व्यक्ति न हो। सौभाग्य से रिमोट मॉनिटरिंग के साथ पीसी डॉक्टर टूलबॉक्स है। यदि आप अपने कंप्यूटर के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित हैं और असामयिक सिस्टम समस्याओं को रोकने के लिए उपकरण चाहते हैं, तो आपको पीसी डॉक्टर टूलबॉक्स का उपयोग करना चाहिए। साइन अप करने के लिए नीचे दिए गए लिंक का उपयोग करें और आज टूलबॉक्स की अपनी 5 निःशुल्क प्रतियां डाउनलोड करें। मैं क्रिस चैपल हूं। देखने के लिए धन्यवाद।